आज बच्चों मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2, पिछली क्लास में आपको मैंने ये बताया, काइनेमेटिक्स स्टार्ट की थी और ये बताया था कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, फिर उसी में रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन को बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको एक एक बात एक्सप्लेन की। फिर मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का फंडा बताया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हल्का सा मैं 2 मिनट का रिवीजन देते हुए आगे बढ़ता हूँ। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये समझ लो कि एक ऑब्जर्वर जिसके पास एक अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम और घड़ी टाइम नापने के लिए और अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम पार्टिकल की पोजीशन नापने के लिए होना चाहिए, और अब वो ऑब्जर्वर कहीं भी जाके बैठ जाए, वही क्या होगा, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लो वो ऑब्जर्वर मोटरसाइकिल पर जाके बैठ गया, तो फिर अब वो दुनिया को मोटरसाइकिल से ऑब्जर्व करेगा, तो हम कहेंगे कि अब जो भी ऑब्जर्वेशंस उस दुनिया में हो रहे हैं वो सब मोटरसाइकिल के फ्रेम से हो रहे हैं। तो मोटरसाइकिल के रेस्पेक्ट में ही वो सारे पोजीशन, कोऑर्डिनेट सब कुछ डिफाइन करेगा। वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सब कुछ मोटरसाइकिल के रेस्पेक्ट में ही आएगा। अगर वही ऑब्जर्वर अपने उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को और अपनी घड़ी को लेकर किसी बस में जाकर बैठ जाता है, तो अब जो वो ऑब्जर्वेशंस करेगा, चाहे वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करे, चाहे वो किसी पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड आउट करे, चाहे वो किसी पार्टिकल का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करे, सब के सब बस के फ्रेम से आएंगे। तो हम कहेंगे नाउ द ऑब्जर्वर इज इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ बस। ओके, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात थी। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो मेन रिक्वायरमेंट थी, एक घड़ी होनी चाहिए टू टेल द टाइम, और एक होना चाहिए कोऑर्डिनेट सिस्टम टू टेल द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। ओके, अब देखिए, अब हमने मोशन डिफाइन कर दिया था कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसका एक ही मतलब होता है कि अगर वो पार्टिकल किसी गिवन फ्रेम से, ठीक है, किसी गिवन फ्रेम से अगर टाइम के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन लगातार चेंज कर रहा है, तो हम कहते हैं कि पार्टिकल मोशन में है। और उस फ्रेम से टाइम के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन ना चेंज करे तो हम कहते हैं कि पार्टिकल रेस्ट में। जैसे एक बार और सुन लीजिए, जैसे अब मान लीजिए आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हो बच्चों, अब मान लो आप ही के फ्रेम में बात कर रहे हैं, तो आप अपनी घड़ी देखिए और अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखिए और उस कोऑर्डिनेट सिस्टम से मुझे देखिए। अब ये मत सोचना कि सर कहाँ देखें कोऑर्डिनेट सिस्टम, अरे जो आप बैठे हैं वही ओरिजिन है, उसके रेस्पेक्ट में आप मुझे मान लीजिए जो भी पोजीशन है। अब बताइए जो आपके रेस्पेक्ट में मेरी पोजीशन है, देखो यही हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम, और जो घड़ी है वो टाइम बताने के लिए हो गई। तो ये इस समय जैसे आप वहां बैठे हैं तो ये मेरा पोजीशन वेक्टर आ गया। अब बताइए क्या ये पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इसका मतलब मैं अभी किस में हूँ? रेस्ट में हूँ। अब देखिए अगर मैं चल दिया तो अब मेरी पोजीशन चेंज होने लगी। मतलब देखिए पहले वो ये पोजीशन ये थी, अब वो पोजीशन वेक्टर ये आ गया, अब देखिए घूम के ये आ गया, अब देखिए ये पहुंच गया। क्या ये लगातार चेंज कर रहा है? आप अपनी घड़ी को देखिए, जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे दिस पोजीशन वेक्टर इज कंटिन्यूसली चेंजिंग। इट मीन्स आई एम इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू यू। मतलब अब आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में थे, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, कमरे में तो कमरा आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक बात हो गई? ठीक। अब देखिए जब अब यहाँ से मोशन को आगे बढ़ाते हैं, जब आप मोशन पढ़ते हैं तो उसके साथ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएट होती हैं। मतलब मोशन का मतलब मोशन के होने की वजह से कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज पिक्चर में आती हैं। तो अब मैं यहाँ पे फिर से मैं लिख के रखा हूँ, लेकिन आज और कल से भी बेहतर चीज़ें आपको लगेंगी सर्टेनली। तो पैरामीटर्स ऑफ मोशन, तो मोशन के पैरामीटर्स का मतलब होता है मोशन के साथ एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटीज। आपको पता है जब कोई बॉडी मूव करेगी तो वेलोसिटी होगी, स्पीड होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्टेंस होगा, एक्सीलरेशन होगा। ये सब क्या कहलाते हैं? मोशन के पैरामीटर्स। ठीक, जैसे कंप्यूटर है तो कंप्यूटर के पार्ट्स, तो क्या क्या पार्ट्स हैं? डिस्क है, रैम है, ठीक, हार्ड डिस्क है, ये सब क्या है? कंप्यूटर के पार्ट्स। उसी तरीके से जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो मोशन के पैरामीटर्स, जैसे कार है, मान लीजिए कार के पार्ट्स, तो जो भी कार के पार्ट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? कार के पार्ट्स। तो ऐसे ही मोशन के पैरामीटर्स, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो क्या क्या मोशन के पैरामीटर्स हैं? तो देखिए मेनली 6 पैरामीटर्स को हमको पढ़ना लिखना होता है, तब जाके आप मोशन के क्वेश्चंस पर आ पाएंगे, और आज ही क्वेश्चंस होंगे। ठीक,
देयर आर 6 बेसिक पैरामीटर्स ऑफ मोशन विच आर नेसेसरी टू स्टडी द मोशन। ठीक, मोशन की स्टडी करने के लिए आपको 6 पैरामीटर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहला है पोजीशन वेक्टर। वैसे मैं वेक्टर में पढ़ा चुका हूं, पर वेक्टर में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, वहां पर तो केवल वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस थे, लेकिन यहाँ पर इसकी काइनेमेटिक्स में मूव करते हुए पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए पोजीशन वेक्टर की आवश्यकता होती है और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस पर बनते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दूसरा ही होता है, फिर डिस्टेंस, स्पीड, ठीक, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन एक ही होता है, सॉरी अलग अलग होते हैं, पर हम दोनों को या एंड यहाँ पे लिख सकते हो, एंड रिटार्डेशन। ठीक, इसको भी इसी में देखेंगे। ठीक है, रिटार्डेशन, दोनों में क्या अंतर है वो भी आपको हम आसानी से समझा ले जाएंगे। ओके, रिटार्डेशन। ठीक है, ये 6 मोशन के पैरामीटर आपको क्लियर होने चाहिए। हल्की सी इंफॉर्मेशन दे दूं, इसमें कुछ स्केलर हैं, कुछ वेक्टर हैं। स्केलर के नाम पर मैं बात करता हूं तो इसमें एक तो डिस्टेंस स्केलर होता है और एक स्पीड स्केलर होती है। बाद बाकी सब के सब क्या है, वेक्टर हैं। पोजीशन वेक्टर, तो इसके सामने वेक्टर लगा हुआ है तो ये तो खुद ही वेक्टर है। यहाँ पर भी वेक्टर लगा हुआ है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, डिस्टेंस स्केलर होता है, समझ लेना। ठीक, और स्पीड भी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है। स्केलर के बारे में बहुत डिटेल बता चुका हूँ। मेन पॉइंट ये होता है कि स्केलर क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। अगर होती है तो वो अपने मैग्नीट्यूड की वजह से होती है, मतलब अपने डायरेक्शन की वजह से नहीं होती, क्योंकि स्केलर के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है। मेन डिफरेंस आपको यही समझाया था कि वेक्टर वो होते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन चाहिए होता है, और स्केलर वो होते हैं जो केवल मैग्नीट्यूड से डिफाइन हो जाते हैं। तो यही एग्जाम्पल, एक तो डिस्टेंस, स्पीड, ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। तो अब हम पैरामीटर्स ऑफ मोशन का पहला पैरामीटर, जिसको मैं कहता हूं पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को डिस्कस करते हैं। देखिए, पोजीशन वेक्टर क्या होता है कि उस कोऑर्डिनेट सिस्टम जो आपने लिया था, जिस ऑब्जर्वर के लिए जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लिया था, मान लीजिए वो इस तरीके से था, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये मान लीजिए वाई एक्सिस, और ये मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया एक्स वाई जेड, और यहाँ पर ये ओरिजिन। तो इसको मैं कहता था रेफरेंस पॉइंट, इसको कहता था रेफरेंस पॉइंट। तो असल में क्या है कि जो ओरिजिन है वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक रेफरेंस पॉइंट है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई भी पार्टिकल किसी भी पाथ पे मूव कर रहा है, किसी भी पाथ पर, किसी भी पाथ पर, ध्यान से देखिए, एकदम आसान है, तुम्हें समझ में आएगा। किसी भी पाथ पर मूव कर रहा है, मान लीजिए पहले पार्टिकल यहाँ पे था, किसी टाइम पर एक घड़ी तो होगी इसके पास, तो मान लीजिए यहाँ पर था t1 पर, फिर मान लीजिए यहाँ पर आ गया t2 के समय पर, फिर मान लीजिए यहाँ पर आ गया किसी t3 के समय पर। ठीक, मूव करते करते यहाँ पर मान लीजिए उसकी स्पीड थी कोई v1, यहाँ पर थी उसकी स्पीड कोई v2, यहाँ पर थी उसकी स्पीड कोई v3। ओके, अब देखिए जो पोजीशन वेक्टर क्या है कि पूरे स्पेस में, चाहे ये 1D का रास्ता होता, चाहे ये 2D का रास्ता होता, चाहे ये 3D का रास्ता होता, इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की पोजीशन बताएगा। जैसे यहाँ पर है, तो देखो ये जो वेक्टर होगा, हालांकि मैं आपको वेक्टर्स में काफ़ी डिटेल बता चुका हूँ, लेकिन अगर मैं ये बात बोल भी रहा हूँ कि डिटेल बता चुका हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं अब नहीं बता रहा, पूरी तरह बता रहा हूँ। तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, देखो ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर। ठीक, तो ये जो पोजीशन वेक्टर वो t1 टाइम का है, तो इसके रेस्पेक्ट में पोजीशन बता रहा है। ये जो वेक्टर है, जैसे इसको मैं r1 कह सकता हूं, ये r1 वेक्टर किसका है, t1 वाले समय का है। ये r2, ये t2 वाले मूवमेंट का वेक्टर है, ये r3 t3 वाले मूवमेंट का है। तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो देखिए मैंने लिख दिया है, इट डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस फ्रेम। तो रेफरेंस फ्रेम का रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन। अच्छा, ये ध्यान रखना, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि ओरिजिन ही हो, आप किसी और पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी फाइंड आउट कर सकते हैं, पर इन जनरल हम ओरिजिन को ही रेफरेंस पॉइंट लेते हैं किसी गिवन रेफरेंस फ्रेम का। ओके, दूसरा पॉइंट, फिर ये वाली बात जो मैंने बोली देखिए लिखी हुई है, द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम टू द लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब जैसे कुछ पोजीशन वेक्टर अगर फाइंड आउट करने हो तो देखिए मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाता हूँ। ठीक है,
देखिए जैसे ये मान लीजिए ओरिजिन होता जिसके कोऑर्डिनेट तो होते 0,0 और मान लो किसी भी रास्ते पर पार्टिकल मूव कर रहा है। अब मान लीजिए वो किसी जनरल टाइम पर यहाँ है, ठीक, जिसको मैंने पी मूविंग पॉइंट है, ठीक, और यहाँ पे पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहा है। मान लीजिए इस मूवमेंट पर t पर इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप x, y, z, ओके, x, y, z इसके क्या है कोऑर्डिनेट्स हैं। अब हमको ये पोजीशन वेक्टर लिखना है एज ए फंक्शन ऑफ, चलिए टाइम का फंक्शन तो नहीं, अभी इसी मूवमेंट में लिख देते हैं, इसी मूवमेंट में हम इसको लिख देते हैं r बराबर क्या। तो ये आप वेक्टर रिलेशन से लिखेंगे। बताइए r को लिखने का क्या तरीका बताया था, बताइए r को लिखने का तरीका बताया था, याद होगा आपको। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट में से जो इस मूवमेंट पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट घटा दोगे, ये रेफरेंस पॉइंट था। तो क्या लिखेंगे बताइए, x - 0 i कैप प्लस y - 0 j कैप प्लस z - 0 k कैप, ठीक, ये आ जाएगा। तो बताइए इस मूवमेंट का जो पोजीशन वेक्टर आ गया ये आ जाएगा x i कैप प्लस y j कैप। अगर यार इसमें किसी को भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ यार वेक्टर के लेक्चर देख लेना, और आगे का बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर मैं अलग बना दूंगा क्योंकि आगे मैथमेटिक्स का यूज होने लगेगा क्वेश्चंस में, ठीक है। और प्लस z k कैप, ये आ जाएगा इस मूवमेंट का पोजीशन वेक्टर, ओके। चलिए पॉज करके उतार लीजिए इतना। तो दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पार्टिकल किसी भी रास्ते पर चले, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बताने वाला वेक्टर क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। ये मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है। जनरली सभी क्वेश्चंस में ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही हम किसी पॉइंट की पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, पर ऐसा 100% नहीं है क्योंकि आगे इलेक्ट्रो वगैरह में आप देखेंगे कि किसी और पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी कई बार हमको पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना होता है। लेकिन आप पहले ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या होता है पोजीशन वेक्टर, ये तो क्लियर हो आपको। चलिए ठीक, हटाएं। ठीक, इसके बाद कैसे आएगा उद्देश्य, चलिए इसके बाद आता है सेकंड, आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्टेंस। ठीक, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड डिस्टेंस, ठीक है, इसको जरा समझते हैं। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ध्यान रखना, आपको पहले मैं समझा देता हूं। जैसे ये मेरा एक रेफरेंस फ्रेम था XYZ, आराम से समझिए। अब मान लीजिए पार्टिकल इस रास्ते पे इस तरीके से चला, ठीक, मान लीजिए ये चला यहां से, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इस पाथ पर चला। ये क्या है, पाथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल, दिस इज पाथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल, दिस इज द पाथ ऑफ द मूविंग पार्टिकल। तो अब यहां पे दो फिजिकल क्वांटिटीज मुझको डिफाइन करने, एक डिस्प्लेसमेंट और एक डिस्टेंस। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो असल में हमेशा होता है डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट, या पहले मैं आपको इसमें ये समझा देता हूं इसमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अब आप यहां पर एक वेक्टर जोड़ दीजिए, इसको हम कहेंगे इनिशियल पोजीशन। क्या कहेंगे इसको, इनिशियल पोजीशन, इसको कहेंगे इनिशियल पोजीशन, ठीक है बच्चों। और इसको क्या कहेंगे, फाइनल पोजीशन। पहले ये वाला कंसेप्ट करिए, फाइनल पोजीशन। मान लीजिए ये किसी t = t1 का समय रहा हुआ और ये किसी t2 का समय रहा हुआ, ठीक। तो बताइए इस पॉइंट का जो, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट जो दिखेगा वो दिखने में असल में क्या होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप ये जोड़ सकते हैं। ये जो वेक्टर होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसे डिनोट किया जाता है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है,
ये जो डिस्टेंस होता है ये सिंपली स्केलर क्वांटिटी होता है। तो इसको जो हम डिफाइन करते हैं, इट इज टोटल पाथ लेंथ, इट इज लेंथ ऑफ द पाथ, ये सिंपली पाथ का लेंथ होता है। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो देखो ये वाली जो क्वांटिटी है, जो पाथ की लंबाई है, इसको आप फीते से नाप लो सिंपली, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा और ये क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट होगी। ये पहले आपको क्लियर हुआ कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाट इज डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं, ठीक। तो ये मैं आपको क्लियर करता हूं। पहले मैंने आपको बता दिया कि मान लीजिए T1 से T2 में इस पार्टिकल ने अपनी पोजीशन को A से B में चेंज किया, तो A से B में जो चेंज किया, तो जिस रास्ते का अलाउ किया उस रास्ते की टोटल लंबाई क्या कहलाएगी, डिस्टेंस, और इनिशियल से फाइनल पोजीशन को जोड़ने वाला वेक्टर क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। अब इसमें दो तीन बातें होती हैं, ठीक, फाइनल पोजीशन, ठीक। अब देखिए जरा, इसको मैं हटा दूं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए जो S वेक्टर होता है, S वेक्टर है। अब यार मैंने आपको वेक्टर में बहुत अच्छे से बताया था कि किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए हमको दो बातों की आवश्यकता होती है, एक चाहिए होता है उसका मैग्नीट्यूड और एक चाहिए होता है डायरेक्शन। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट का एक लिखेंगे मैग्नीट्यूड ये, और एक लिखेंगे इसका डायरेक्शन। तो अब इसमें दो क्वांटिटी, जब भी हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन करते हैं दो बातों की आवश्यकता पड़ जाती है, एक उसका हमको मैग्नीट्यूड डिफाइन करना होता है, एक उसका डायरेक्शन, ठीक है। तो इसको जरा मैं हटा दूं यहां से, ठीक। तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है ये क्या होता है, असल में जो दो पोजीशन होती है, एक इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, उसके बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो असल में ये होता है इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल and final position, it is the shortest distance between initial and final position. तो this is called magnitude of the displacement vector। और फिर इसका होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन बताइए क्या होता है, तो ध्यान रखना जितने भी वेक्टर होते हैं यार सबके डायरेक्शन डिफाइन किए गए हैं, आपको जैसा हम बताएंगे वैसा ही मानना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन डिफाइन किया गया बाय कन्वेंशन, तो देखो ये B से A नहीं है, हमेशा A से B, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ। कहने का मतलब यह है कि आप इनिशियल पोजीशन पर खड़े हो जाओ और फाइनल पोजीशन की तरफ देखो, तो जिस डायरेक्शन के अलाउ आप फाइनल पोजीशन को देखोगे वही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन। तो इट इज ऑलवेज फ्रॉम initial position to final position। तो यहां पे दो कंसेप्ट मैंने आपको समझाए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और उसका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा इनिशियल से फाइनल होता है, और जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पाथ लेंथ होता है, जो पाथ की लंबाई होती है दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ओके, चलिए इस पर कुछ बातें मैं आपको समझाता हूं। ये बात क्लियर हो गई? जैसे कुछ बातें डिस्प्लेसमेंट को लेकर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट होता है इनिशियल ए पॉइंट। अब इससे किसी भी रास्ते पर पार्टिकल ये चलता, मान लो यहां पर आ जाता। अब मान लीजिए जैसे ए से चला, ये t = 0 पर चला। अब मान लीजिए यहाँ पर t = t1 पर पार्टिकल यहाँ है, फिर t2 के समय पर यहाँ है और t3 के समय पर यहाँ है। ओके, लेट इस पोजीशन को मैंने a कह दिया, इस पोजीशन को मैंने b कह दिया, इस पोजीशन को C कह दिया। तो अब मुझे इसमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सीधे। अब S वेक्टर कह दे रहा हूं, ड्रॉ द S वेक्टर फॉर द इंटरवल्स। जैसे पहला हमको
0 to T1 ड्रॉ करना है, सेकंड मान लीजिए 0 to T2 करना है, ठीक। थर्ड मान लीजिए हमको T1 से T2 करना है, ठीक, ये करना है। तो देखिए अगर जैसे ध्यान से सुनना, ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर द इंटरवल्स। अब देखिए 0 से T1 के इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो जिस इंटरवल की हम बात करते हैं तो इंटरवल का जो आखिरी वाला इंस्टेंट होगा वो फाइनल पोजीशन कहलाएगा और शुरुआत वाला क्या कहलाएगा, इनिशियल। तो बताइए 0 से T1 के लिए ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन। तो बताइए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा इसका, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा पूछा है 0 से T2, तो देखिए 0 से T2 के लिए ये इनिशियल हो जाएगा और ये फाइनल हो जाएगा, क्योंकि इस रास्ते पर आ रहा है। अच्छा, अगर आपको 0 से T1 में डिस्टेंस चाहिए तो पता है डिस्टेंस असल में ये होगा पाथ लेंथ। इसको निकालेंगे कैसे बताइए, इसके लिए एक तो हमारे पास मैथमेटिकल मेथड होते हैं जो आगे आएंगे, और दूसरा क्या होता है, फीता ले लो, फीते से नाप लो, सीधे फीता ले लो। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का 0 से T1 में डायरेक्शन होगा इनिशियल से फाइनल। ऐसे ही बताइए 0 से T2 में क्या ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, ये आर भी कह दो आप इसको, क्लियर हुआ। अच्छा, तीसरा पूछा T1 से T2। अब ध्यान रखना मैंने जानबूझ के इसको दिया है, जब आप T1 से T2 की बात करोगे देखो ये हो जाएगी इनिशियल और ये क्या हो जाएगी, फाइनल पोजीशन। तो देखो इनिशियल से फाइनल ये जो वेक्टर होगा ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक। तो आप इसको आर ए बी कह सकते हो। बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन करते हैं। बात क्लियर हो गई। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन करते हैं। हटा देते हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एक रिलेशन फाइंड आउट किया जाता है विद द पोजीशन वेक्टर। तो देखिए रिलेशन बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड एस वेक्टर, ठीक। पोजीशन वेक्टर एंड एस वेक्टर, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। मान लीजिए ये रेफरेंस पॉइंट है मेरा, इसको मैंने एक्स एक्सेस कह दिया, इसको वाई एक्सेस कह दिया, आराम से देख लो, इसको मैंने जेड एक्सेस कह दिया, ठीक। अब मान लीजिए कोई भी पॉइंट इस रास्ते से ऐसे करके जा रहा है, तो मान लीजिए एक पार्टिकल ए वाली पोजीशन पर, इसको मैंने इनिशियल कहा और इसको कहा फाइनल, ठीक। और ये मान लो मैंने T1 का इसको कह दिया T2। अब T1 से T2 का मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो खुद बताइए, अभी अभी आपने पोजीशन वेक्टर सीखा था, तो बताइए इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा, ये हो जाएगा आर ए। अच्छा, फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये हो जाएगा आर बी। दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो बताइए, अच्छा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तुम्हें क्या दिखेगा बताइए, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिखेगा वो देखो ये देखना चाहिए इनिशियल से फाइनल, इसको मैं क्या कहूंगा, एस वेक्टर। तो अगर मुझे एस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर में एक्सप्रेस करना है तो देखिए कैसे करेंगे, आप सीधे ट्रायंगल लॉ लगा दीजिए। बाय ट्रायंगल लॉ से बताइए क्या हो जाएगा, क्या दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इक्वल टू दिस वेक्टर होगा, ठीक है। तो बताइए क्या लिख देंगे आप, आर ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, आर बी वेक्टर। किसी को डाउट है तो आपको वेक्टर वाले चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा 100%, ठीक। तो यहाँ से एस वेक्टर आ जाता है, ठीक, एस वेक्टर आ जाता है आर बी माइनस आर ए, ठीक। तो इसको ऐसे भी कहा जाता है एस बी विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक। क्योंकि देखिए अब इसको भी मैं बता दूं कैसे लिखते हैं, एस बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अगर ध्यान से देखें, क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो मैं यहाँ पर ए बी को ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इसको ये भी तो कह सकता हूँ बी की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ए। भाई अगर ए के रेस्पेक्ट में बी की पोजीशन बतानी होगी तो यही वेक्टर होगा ना। तो इसको कई बार बी की पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू ए लिखा जाता है और इसको लिख दिया जाता है बताइए पी वी पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये एक मैथमेटिक्स का बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसे एस बी विद रेस्पेक्ट टू ए को लिखना हो तो
पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जैसे उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे कभी भी P विद रेस्पेक्ट टू Q लिखना है तो बताइए क्या लिखेंगे इसको, बताइए। अब पहले लिखेंगे एक्स पी, ठीक, माइनस एक्स क्यू, ये मतलब है, मतलब एक्स पी विद रेस्पेक्ट टू क्यू, क्यू बराबर एक्स पी पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q, इसी फंडे से। क्लियर हो गया? और लिख के दिखा देते हैं, जरा पॉज करके उतारो, पॉज करके उतारो। पॉज करके उतार लिया करो यार इसमें, ये मत सोचना कोई ये सब जल्दी हटा देते हैं, नहीं, जैसे ही हम हटे आप पॉज करो या स्क्रीनशॉट लो, आप तुरंत उसको उतार लो, उसमें क्या दिक्कत है, मेरे हटाने से क्या हो रहा है, ठीक, कोई भी हो। जैसे आपको लिखना है एस एम विद रेस्पेक्ट टू कुछ भी लिखना है एन, तो क्या लिखेंगे बताइए, इसको क्या लिखेंगे, आर एम माइनस आर एन, ये तो लिख देंगे, ये तो बताया है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू एन या पोजीशन वेक्टर ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू एन बराबर, पहले आप इसको लिखो माइनस आप इसको कर दीजिए, तो ये इसका क्या आ जाता है, पोजीशन वेक्टर। दो पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है, हटा दें इसको। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को लेके कुछ बहुत खास खास पॉइंट्स थे, उनको जरा दिमाग में रखना। जैसे पहला पॉइंट है डिस्टेंस इज अ स्केलर व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, ये बात आपको क्लियर है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द पाथ व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, डिस्प्लेसमेंट ओनली डिपेंड्स ऑन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन। जरा इसको देखो, समझो कैसे, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। देखिए जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है कोई, ये मान लीजिए ए पॉइंट है कोई, ये मान लीजिए कोई ए पॉइंट है, देखिए जरा, ये मान लीजिए कोई ए पॉइंट है और किसी इस रास्ते से कोई गया, यहां पर ध्यान से सुनना, फिर इसी पर कोई दूसरे रास्ते से चलेगा, ध्यान से सुनना, इस पॉइंट का मतलब इस रास्ते से चला गया, कोई भाई साहब किसी और नए रास्ते से चले गए, मान लीजिए वो और नीचे से ऐसे गए और ऐसे आए, तो आप मुझे बताइए, इसको मैं पाथ नंबर 1 कह रहा हूं, इसको पाथ नंबर 2 कह रहा हूं, इसको पाथ नंबर 3 कह रहा हूं, तो इस दूसरे वाले पॉइंट का मतलब बता रहा हूं, एक बार और पढ़ दूं। डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ, मतलब डिस्टेंस तो पाथ पे डिपेंड करता है, क्योंकि बताइए जो ए से बी जाने का 1 का रास्ता, जैसे यहाँ पे एक इंसेक्ट रहा होगा, मान लीजिए ये इंसेक्ट, ये भी यहाँ पे इंसेक्ट बना देता हूँ मैं, और यहाँ भी एक इंसेक्ट बना देता हूँ। अब 3 इंसेक्ट बी पर पहुंचे अलग अलग रास्ते से, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, तो बताइए तीनों के लिए पाथ की लंबाई अलग अलग होगी कि नहीं होगी? तो यही पॉइंट लिखा हुआ है कि डिस्टेंस डिपेंड ऑन पाथ, तो जो रास्ता होता है उस पर डिस्टेंस डिपेंड करता है। लेकिन ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो देखो तीनों का डिस्प्लेसमेंट सेम ही होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट चाहे आप इसके लिए निकालेंगे तब भी इनिशियल से फाइनल यही कहेंगे, अगर इसके लिए निकालेंगे तब भी इनिशियल से फाइनल यही कहेंगे, और इसके लिए निकालेंगे तब भी इनिशियल से फाइनल यही कहेंगे। कहने का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। बड़ा खास पॉइंट था, आपको एकदम से बात मैंने क्लियर कर दी। जैसे और कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे मान लीजिए यहाँ से बॉल को मैं उछाल देता हवा में और यहाँ पर बॉल गिरती, मान लो एक बॉल ऐसे आती, एक बॉल ऐसे आती, एक मैं ऐसे फेंक देता, एक मैं ऐसे फेंक देता। बताइए अगर इसको मैं 1 कह रहा हूँ, इसको मैं 2 कह रहा हूँ, इसको मैं 3 कह रहा हूँ, इसको मैं 4 कह रहा हूँ, बताइए सभी के लिए इनिशियल पोजीशन तो सेम है कि नहीं है? बताइए सभी की इनिशियल पोजीशन सेम है, सभी की इनिशियल पोजीशन यही है, और सभी की फाइनल पोजीशन भी सेम है, सभी की फाइनल पोजीशन भी क्या बच्चों सेम है। तो बताइए डिस्टेंस सबके लिए अलग अलग होगा, 1 के लिए ये होगा,
2 के लिए ये होगा, 3 के लिए ये होगा, 4 के लिए ये होगा, पर डिस्प्लेसमेंट सभी के लिए सेम होगा और डायरेक्शन होगा इनिशियल से फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, जबकि डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ पर डिपेंड करता है। ओके, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए थर्ड पॉइंट आता है, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नॉट हैव जीरो और नेगेटिव वैल्यू बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। बड़ा दमदार पॉइंट है, जरा समझिए कैसे। फिर एक बार स्टेटमेंट को पढ़िए, मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है, फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैन नॉट हैव जीरो। ध्यान रखना, आप कहेंगे, देखिए अगर डिस्टेंस की बात करोगे तो जीरो तो कभी होगा नहीं, क्योंकि जो मूविंग पॉइंट होगा कोई ना कोई तो पाथ की लंबाई चलाई होगा, तो वो उसकी पाथ लेंथ क्या होगी, जीरो। जीरो हो ही नहीं सकती। अच्छा, नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कोई ना कोई उसका मैग्नीट्यूड आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी नेगेटिव एक बेहतरीन पॉइंट है, इसको स्टार में जरा लिख लो, बहुत बेहतरीन पॉइंट है, मैं आगे भी यूज करूंगा। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, बहुत अच्छा पॉइंट है। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इस पॉइंट को पहले दिमाग में रटो जरा। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, आगे भी ग्राफ आएंगे वहां पर ये पॉइंट यूज होता है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा दूसरा है और नेगेटिव वैल्यू, बट डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। इस पॉइंट को भी जरा दमदारी से बताता हूं। देखिए डिस्प्लेसमेंट का क्या है, जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनना, जैसे ये ए पॉइंट है, इसका फंडा बताना चाहता हूं, और ये बी पॉइंट है। अब जैसे ये पार्टिकल यहां से यहां गया, तो बताइए इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो यही तो होगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लो जो इसका यहां से यहां तक की लंबाई मान लो डी है, तो जो एस वेक्टर हो जाएगा वो आ जाएगा डी। चलिए इसको मैं हटा देता हूं। जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डी होगा। ध्यान से सुनना, या एक मिनट इस फिगर को थोड़ा हटाता हूं, दूसरा फिगर लेता हूं। जैसे मान लीजिए ये इनिशियल पोजीशन है, ये ए, और इस रास्ते से कोई पार्टिकल यहां पहुंचा, बी पर पहुंचा, बड़े ध्यान से सुन लो, इस रास्ते से। तो बताइए इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, इसकी लेंथ मान लो डी है, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डी है और डायरेक्शन ये है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एकदम दिमाग की बत्ती जल जाएगी, मजा आ जाएगा, फंडा क्लियर हो जाएगा। कितने लोग कहते हैं कि इसका डायरेक्शन पॉजिटिव है, कितने लोग कहते हैं नेगेटिव है? अब मैं आपको बताता हूं, बड़ा बेहतरीन पॉइंट बता रहा हूं पूरी फिजिक्स के लिए। जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कहना हो, ध्यान से सुनो, क्या बोला, जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कहना हो, फिर रिपीट कर रहा हूं, जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन पॉजिटिव नेगेटिव कहना हो, तो सबसे पहले एक डायरेक्शन चूज करिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए मैंने ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया, और मान लो दूसरे फिगर में मैं यही बना देता हूं, जैसे ये ए पॉइंट है और इस रास्ते से चला यहां पर बी पर पहुंचा, ये मान लो वही है सेम डी, और अगर मैंने ये डायरेक्शन यहां पर पॉजिटिव मान लिया, ये जो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो, इसी का सब खेल है। ये जो मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन मानी है, ये आपके ऊपर निर्भर करती है। तो अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानकर आपने एस वेक्टर को लिखा हुआ, तो एस वेक्टर, एस बताइए क्या हुआ, ये पॉजिटिव होगा यहाँ पर, तभी तो मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव। और अगर आपने ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है, तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इनिशियल से फाइनल वो इधर है, तो बताइए यहाँ पे जो एस वेक्टर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, बताइए नेगेटिव हो जाएगा। जो एस वेक्टर हो जाएगा ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर मान लीजिए, ठीक है, अगर मुझे लिखना भी हो तो यहाँ पे बताइए एस वेक्टर क्या लिखेंगे, एस वेक्टर क्या लिखेंगे, देखो फिर से वही फंडा, एक तो हमको चाहिए होता है मैग्नीट्यूड और एक चाहिए होता है डायरेक्शन। तो बताइए एस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो डी लेंथ होगा, तो डी लिख देंगे। अब डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन ए बी कैप होगा, ओ भाई ए से बी, क्योंकि ए से बी की तरफ, तो ए बी कैप लिख देंगे। ठीक, ए बी कैप, ये हो गया। और अब यहाँ पर आ जाइए, बता, अगर मुझे यहाँ पर इसका डायरेक्शन लिखना होगा, यार ए बी कैप कहाँ से आया, ये सारी बातें वेक्टर में पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ए से बी का, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन, और वही डायरेक्शन पॉजिटिव है तो मैंने इसको पॉजिटिव लिखा है। अब यहाँ पर आइए,
यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी तो क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन अभी भी ए बी कैप लिखेंगे, लेकिन माइनस लगाना पड़ेगा क्यों ये डायरेक्शन मैंने पॉजिटिव माना। या आप कैसे कह सकते हो, बी ए कैप कह सकते हो, ये भी कह सकते हो, बी से ए, ठीक, ये डायरेक्शन लिख सकते हो। और बी ए कैप क्या होगा, ए बी का अपोजिट होगा। तो ये बताइए, ये इसको मैं S2 कह देता हूं, इसको मैं S1 कह देता हूं। तो बताइए जो S2 वेक्टर है, बताइए S2 वेक्टर क्या माइनस ऑफ S1 वेक्टर है कि नहीं, बताइए, बिल्कुल है। तो ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का पॉजिटिव होना और नेगेटिव होना आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा डायरेक्शन आपने पॉजिटिव माना और कौन सा डायरेक्शन नेगेटिव माना। फंडा क्लियर हो गया। चलिए पॉज करके उतारो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, इनफाइनाइट डिस्टेंसेस आर पॉसिबल बिटवीन एनी टू फिक्स्ड पोजीशंस बट सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स्ड पोजीशन। यार ये सब आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं। इसका मतलब समझिए, जैसे ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए ए, और किसी भी रास्ते से हमको मान लो बी पर पहुंचना है, ठीक, हमको पहुंचना है, ये फिक्स्ड पोजीशन है, ये फिक्स्ड है। मान लीजिए इसको आप कानपुर शहर कह दो, कानपुर कह दो आप इसको, और इसको आप दिल्ली कह दो, ठीक। तो देखिए कानपुर से दिल्ली का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक ही वेक्टर होगा और ये फिक्स्ड होगा, ये वेक्टर एक ही होगा। प्लीज यार, ये इनिशियल से फाइनल यही वेक्टर होगा, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिल्ली विद रेस्पेक्ट टू कानपुर। लेकिन बताइए इसके डिस्टेंस बहुत सारे पॉसिबल हैं भाई, आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। ये जाएंगे तो एक अलग डिस्टेंस होगा, ये जाएंगे तो एक अलग डिस्टेंस होगा, ये जाएंगे तो एक अलग डिस्टेंस होगा, ये जाएंगे तो एक अलग डिस्टेंस होगा। तो इस पॉइंट में यही कहा गया है कि इनफाइनाइट डिस्टेंसेस आर पॉसिबल बिटवीन एनी टू फिक्स्ड पोजीशंस। दो पोजीशन फिक्स्ड हैं, दिल्ली सिटी यहाँ पर फिक्स्ड है, कानपुर फिक्स्ड है, इनके बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक ही पॉसिबल है। बट सिंगल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज पॉसिबल बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट्स। ये फंडा क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, इफ मोशन इज यूनिडायरेक्शनल। अब सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं व्हाट इज यूनिडायरेक्शनल मोशन, इसका मतलब क्या है। यार यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है, ध्यान से सुन लो, ये सब चीजें धीरे धीरे आपकी फिजिक्स में जुड़ती चली जाएंगी। देखो एक मोशन जरा ऑब्जर्व करना, ये है, ये मोशन है, फिर मैं लौट भी आया। तो ध्यान रखना ये मोशन यूनिडायरेक्शनल नहीं है। यूनिडायरेक्शनल मोशन वो होता है जिसमें मूविंग ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन चेंज ना करे। तो यहां पर क्या होता है, हियर मूविंग ऑब्जेक्ट does not change the direction of motion। यहां पर मूविंग ऑब्जेक्ट अपना डायरेक्शन मोशन चेंज नहीं करता है। जैसे वो एक डायरेक्शन में जा रहा है तो चलते ही चला जाए, लेकिन अगर उसने डायरेक्शन, ये मत सोचना, जैसे सुनिए यहां पर कंफ्यूजन क्या है, जैसे कुछ लोग सोचते हैं ये जाना और ये आना यूनिडायरेक्शन है। नहीं यार, स्ट्रेट लाइन मोशन यूनिडायरेक्शनल भी हो सकता है और बाई डायरेक्शनल भी हो सकता है। अगर कोई पार्टिकल जाकर आए तो बाई डायरेक्शनल, क्यों पहले इधर जा रहा था और अब वो वापस आ रहा है, तो डायरेक्शन तो चेंज हो गई ना। लेकिन जब वो अपना डायरेक्शन ही ना बदले, उसी डायरेक्शन में चलता जाए, तो फिर क्या कहेंगे, यूनिडायरेक्शनल। तो यूनिडायरेक्शनल मोशन ऑलवेज स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन मोशन। हाँ, बाई डायरेक्शनल भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, लेकिन यूनिडायरेक्शनल मोशन मस्ट बी अ स्ट्रेट लाइन मोशन, मस्ट लगेगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें पार्टिकल अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। ठीक, जैसे ये गया यहाँ से, ये इंसेक्ट गया यहाँ से, ये गया, ये कैसा यूनिडायरेक्शनल। जैसे मान लो आप प्रोजेक्टाइल मोशन आगे देखेंगे, जैसे आपने बॉल को यहाँ से उछाला, बॉल को ऊपर उछाला, फिर बॉल लौट कर आई, यहाँ पर लौट आई। ठीक, तो जैसे देखिए यहाँ पर ये ए था और यहाँ से बी पॉइंट और ये सी पॉइंट,
तो जब बॉल ए से बी जा रही होगी तो ए से बी में क्या है, यूनिडायरेक्शनल, लेकिन बी पर इसने अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। लेकिन मैं फिर भी कह सकता हूं कि बी से सी में फिर एक यूनिडायरेक्शनल है। तो ए से बी में एक यूनिडायरेक्शनल मोशन है और बी से सी में एक अलग यूनिडायरेक्शनल मोशन है। बात क्लियर हुई? ठीक है। तो इफ मोशन इज यूनिडायरेक्शनल, एक टेक्निकल शब्द है फिजिक्स का, काइनेमेटिक्स का, कई क्वेश्चंस में आपको लिखा मिलेगा द पार्टिकल इज इन यूनिडायरेक्शनल मोशन, तो आप उसका मतलब समझ जाएंगे कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर लगातार मूव करते हुए जा रहा है। ठीक, जब ऐसा होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। ये बात यहां पर कही है, देखिए कैसे, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। भाई खुद बताइए, ये मान लीजिए इनिशियल पोजीशन है ए और ये फाइनल पोजीशन है। अब मुझे यहां पर मान लीजिए, यहां पर है, यहां पर ये डी है, ये फाइनल पोजीशन है। तो अब मुझे यूनिडायरेक्शन जाना है। तो देखो, अगर मैं आप सोच रहे इधर चले जाओ, तो अगर इधर चले जाओगे तो आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, ऐसे जा ही नहीं सकते। आप सोच रहे इधर चल दें तो तब भी नहीं जा सकते, क्योंकि बी पर पहुंचने के लिए डायरेक्शन बदलना पड़ेगा। तो आपको शुरुआत से ही अपना डायरेक्शन किधर रखना पड़ेगा, बी पॉइंट की तरफ रखना पड़ेगा। तो इस लाइन के अलोंग जाना पड़ेगा। और खुद बताइए, इस लाइन के अलोंग क्या ए से बी का जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है? तो बड़ा खास पॉइंट है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्टेंस बड़ा होता है कि डिस्प्लेसमेंट। तो एक स्पेशल केस ऐसा भी होता है जिसमें डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है, और वो होता है यूनिडायरेक्शनल मोशन। अदरवाइज जितने भी केस होते हैं सब में डिस्टेंस हमेशा बड़ा होता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है। ये बात क्लियर हो गई? ठीक, तो यहां पर लिखा भी होगा हमने। देखो अगला पॉइंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस बट नेवर ग्रेटर देन डिस्टेंस। तो ध्यान रखना, जो डिस्टेंस होता है, देखो डिस्टेंस, जो डिस्टेंस होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हमेशा क्या होगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट होगा हमेशा। लेकिन अच्छा, ये अब पूछा जाता है इक्वलिटी कब होल्ड करती है? तो इक्वलिटी होल्ड्स, इक्वलिटी होल्ड्स, इक्वलिटी केवल एक ही केस में होल्ड करती है, किस मोशन में? इन यूनिडायरेक्शनल मोशन, इन यूनिडायरेक्शनल मोशन। जब यूनिडायरेक्शनल मोशन होता है तो इक्वलिटी होल्ड करती है। इक्वलिटी होल्ड करने का मतलब यूनिडायरेक्शनल मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, फंडा क्लियर हो गया बेटा? तो यूनिडायरेक्शनल मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसमें। अब फिलहाल देखिए यार, मेरा तरीका ये रहेगा, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया उसके मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अब आपको। ठीक है, क्वेश्चंस कराते हैं। चलिए आराम से देखिए। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ए टू डी। अब ए से डी में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने हैं, तो जरा इसमें कुछ बातें आपसे कर ली जाएं। तो देखिए ए से डी का डिस्टेंस, अगर आप डिस्टेंस लिखेंगे, अगर आप डिस्टेंस लिखेंगे, डिस्टेंस, तो ए से डी का सिंपली बताइए क्या पाथ लेंथ के बराबर होगा? सिंपली पाथ लेंथ हो जाएगा। और बताइए पाथ लेंथ कितना हो जाएगा? बताइए, आप फीते से नाप लो। देखिए ये ए है, ठीक, फिर यहां से ये ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा? ये भी ए हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो बताइए डिस्टेंस सिंपली पाथ लेंथ कितना हो जाएगा? 3। अगर अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो सुनो, देखो ये भी कई बार चीजें आएंगी, पर एक मैं लॉ बता देता हूं आपको, इसको तो हटा दो। देखिए अभी जो 2-4-5 क्वेश्चंस मैं आपको काफी अच्छे कराने जा रहा हूं, और इसमें डिस्प्लेसमेंट के ही क्वेश्चन ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। देखिए जैसे मान लीजिए, ध्यान से सुनना, जैसे एक पार्टिकल यहां से ये गया और एक ये गया, बड़े ध्यान से सुन लेना। तो मान लीजिए इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ बी है, और इस पॉइंट को मैं ए कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन लेना, अच्छी बात समझा रहा हूं, और ये पॉइंट बी है। यार ऐसे फिजिक्स मजबूत होती है। अगर मुझे ए से मुझे डिस्प्लेसमेंट लिखना है, इसमें डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होगा बताइए? डिस्प्लेसमेंट ये होगा। तो इस डिस्प्लेसमेंट को लिखने के 2 तरीके, देखिए, एक तो आप सिंपली इसकी लेंथ निकाल लो, तो इसकी लेंथ बताइए कितनी होगी? ये हो जाएगी अंडर द रूट a² + b²। बात क्लियर?
और फिर आप इसका डायरेक्शन लिख दो। डायरेक्शन क्या है, इससे कितना है, थीटा मान लीजिए, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान से देखते चलना, टेन इनवर्स बी अपॉन ए। तो एक तो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को क्या लिखेंगे, बेसिक मेथड, एक तो लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड और एक लिखेंगे इसका डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड हम बता देते हैं पहले। मैग्नीट्यूड बताइए क्या हो जाएगा, वो सिंपली हो जाएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर इसकी डायरेक्शन को मेंशन किया जाता है। कैसे किया जाता है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है या जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो थीटा डिग्री, बताइए थीटा डिग्री क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, ए वेक्टर से, बताइए। तो ए वेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज है, तो अलोंग, यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है अलोंग थीटा, या सीधे लिख दो टेन थीटा ही लिख दो, चलो इसी को थीटा कह रहा हूं, अलोंग थीटा एंटी क्लॉकवाइज विद द वेक्टर विद द ए वेक्टर। तो ए वेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज है कितना, टेन इनवर्स बी अपॉन ए, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कई बार ये भी काफी सिंपल होता है, हम निकाल लेते हैं। अब ये नहीं है कि हमेशा यही आसान होगा, दूसरा भी कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं, देखो कैसे कर सकते हैं। इसको हटा दें, पॉज करके उतार लेना। देखो दूसरा कैसे सोचते हैं यार, बेसिक से ही समझ में आएगा, छोटी चीज से शुरुआत में। दूसरा, आप अगर आपको ए बी वेक्टर लिखना है तो देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए सी वेक्टर, जो एस वेक्टर है बराबर ये आपका ए सी वेक्टर इज इक्वल टू, क्या इस वेक्टर को लिखना है तो वेक्टर मेथड से क्या दिस प्लस दिस लिख सकते हैं। यार ये सब चीजें शुरुआत से ही मजबूत करो, तभी आपको फायदा होने वाला, नहीं बड़ी दिक्कत होती है आगे। यार इतनी दिक्कत होगी अगर अभी आपने कुछ भी मतलब आसानी से ले लिया, तो मैं सही बता रहा हूँ यार, बहुत दिक्कत धीमे धीमे बढ़ती चली जाती है। एक एक बात को मजबूत करो अभी से। तो जो ए सी वेक्टर होगा आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, अब ये लिख दीजिए। तो बताइए जो एस वेक्टर हो जाएगा, बताइए अब बताइए ए बी वेक्टर क्या होगा, इसको क्या ए आई कैप लिख सकते हैं भाई, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि ये अगर हमने एक्स एक्सिस ले लिया और यहाँ पर इसको ले लिया वाई, तो इसको क्या कहते हैं आई कैप, और इसको क्या कहते हैं जे कैप। ये सब आपको पढ़ा चुके हैं वेक्टर में। तो ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ठीक। और अगर अब आपको इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मैग्नीट्यूड बताइए क्या हो जाएगा, इतना तो सब जानते हैं यहाँ पर कि आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन तो उस तरीके से लिखेंगे जो अभी आपको बताया ही था, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे चीजें बतानी है थोड़ी सी, और हटाता हूँ। देखो जैसे मान लीजिए इस तरह से होता, पार्टिकल ऐसे जाता पहले, फिर ऐसे जाता, ध्यान से सुनते चलिए, फिर ऐसे जाता, फिर ऐसे जाता, फिर मान लीजिए ऐसे जाता, यहां से चला ए, और फिर मान लीजिए ऐसे गया। अभी आपको मजा आने लगेगा। ये ए, फिर यहां पर पहुंचा बी, आराम से देख लीजिए कैसे करना है, सी डी, फिर यहां पर पहुंचा ई, फिर यहां पर पहुंचा एफ, इस तरह से चला। तो अगर अब मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करता हूँ, तो जो अभी आपको पढ़ा चुका हूँ, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो होगा इनिशियल से फाइनल। तो यहाँ का एस वेक्टर ये हो जाएगा, दिस इज एस वेक्टर, ठीक। अब इस एस वेक्टर को जो अभी मैंने आपको पहला मेथड बताया था कि सिंपली उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दो तो उसकी लेंथ आ जाएगी, क्या यहाँ पे करोगे 100% दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पर जो दूसरा मेथड बताया था जिसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर लॉ पॉलीगन एडिशन, ठीक, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उससे निकाला था। तो यहाँ पर बताइए एस वेक्टर को क्या लिखोगे, एस वेक्टर को क्या लिखोगे, देखिए आप लिखेंगे, देखिए ये तो सब पढ़ चुके, नहीं पढ़े तो देखो ये प्लस ये बराबर क्या होगा, ये होगा, ठीक है। फिर ये आ जाएगा, ये प्लस ये बराबर ये हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये प्लस ये बराबर ये हो जाएगा, फिर ये प्लस ये बराबर ये हो जाएगा।
बात क्लियर हो गई। फाइनली फिर आपको वेक्टर में हमने पढ़ा दिया था, तो एस वेक्टर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। सीख लो ये सब चीजें, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर, लिखने की बातें हैं बच्चे सब। बी सी वेक्टर प्लस बताइए फिर क्या हो जाएगा, सी डी वेक्टर प्लस फिर क्या हो जाएगा बताइए, डी ई वेक्टर प्लस फिर क्या हो जाएगा बताइए, ई एफ वेक्टर। ये हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। जो भी आए, अभी मैं एक क्वेश्चन करके आपको दिखा देता हूँ, जो भी आए, लेकिन होगा तो यही। अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करता हूँ तो उससे आंसर तक पहुँचाऊंगा तो आपको मजा आएगा। ठीक है, इतना उतारो, इस तरीके से निकलेगा। कैसे इसके अंदर डायरेक्शन छुपाए, कैसे इसके अंदर मैग्नीट्यूड छुपाए, सारी बात बताता हूँ आपको मैं। ठीक है, चलिए पॉज करके उतारो, हटाता हूँ, एक छोटा एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक है, देखो जैसे ये पॉइंट था ओ, ये 10 है मान लो, ये गया तो ये, ठीक, ये इसको ले लो, ठीक, ये ओ ए बी और सी। आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी है नहीं, क्या की जल्दबाजी यार, सब फिजिक्स सीखनी तो है। मान लीजिए ये जो एंगल है इसको मैंने 53 कह दिया, ठीक, इसकी जो लेंथ है इसको क्या कहते हैं बताओ, कुछ कह देते हैं, क्या कहते हैं बताओ, 10 कहते हैं, चलो 10 कह दिया। इसको कितना कहते हैं, चलो 10 इसको कह दिया, तीनों लेंथ 10 10 है। ओके, अब बताइए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा ओ से ए से बी, बी से सी जाने का, बताइए क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये होगा कि नहीं होगा, दिस इज एस वेक्टर। ठीक, तो जो एस वेक्टर लिखेंगे, एस वेक्टर जो लिखेंगे बताइए क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे ए बी वेक्टर। ध्यान से देखते चलना, ए बी नहीं ओ कह दो, चलो उसको ओ ए वेक्टर, आराम से प्लीज यार, प्लस ए बी वेक्टर प्लस बताइए बी सी वेक्टर। क्लियर है। अब बताइए जो एस वेक्टर हो जाएगा ओ ए वेक्टर, क्या इसको मैं 10i लिख सकता हूँ, यही सिखाना था, क्योंकि अगर कुछ भी नहीं दिया है तो मेरे हाथ में वो अपना रेफरेंस फ्रेम लिया एक्स वाई, ये तो हमेशा जीवित रहता ही है, इसको 10i कैप लिख सकता हूँ, लिखना सिखा चुका हूँ वेक्टर में, और वैसे भी इसका मैग्नीट्यूड 10, डायरेक्शन ये, तो i कैप। अब देखिए आपको ए बी वेक्टर लिखना है, तो ए बी वेक्टर को बताइए क्या लिखेंगे, ए बी वेक्टर को यार ये सब आपको कंपोनेंट वगैरह करना सिखा चुके हैं हम। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए, 10 cos ऑफ 53 आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 sin ऑफ 53 आ जाएगा। बताइए cos तक 53 कितना होता है जमाने से, cos 53 की वैल्यू होती है 3/5, तो 3/5 करोगे तो कितना आ जाएगा 6, और ये 10 sin 53 कितना होता है 4/5, ये आ जाएगा 8। तो बताइए ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं 6i प्लस 8j कैप। यार सब पढ़ाए बैठा हूँ आपको एक एक चीज, तो आपने यहाँ पे ए बी वेक्टर को और एक्सप्रेस कर लिया 6i प्लस 8j कैप। यार सब सीख लो, मजा आ जाएगा, यही फिजिक्स है भाई। ये शुरुआत की चीजें ही वीक रह गई तो आगे करोगे क्या, सीखो तो सही। प्लस ए बी वेक्टर, तो ए बी को क्या लिखेंगे बताइए, ये आ जाएगा 6i प्लस 8j, ठीक, ये वेक्टर आ गया। प्लस बताइए बी सी, बी सी इधर है तो ये डायरेक्शन, तो भाई अगर आपने इसको प्लस आई कैप लेते हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाने पर क्या लेंगे, माइनस आई कैप, तो ये आ जाएगा -10i कैप। क्लियर हुआ, ये हो गया। अब यार जगह नहीं तो उधर से हटाना पड़ेगा, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से, ठीक है, लिखो इसको जल्दी से, इधर से हटाता हूँ। ठीक है, सब एक्सप्रेस करा दिया, ठीक है, हटाएं, हटाना मजबूरी है प्लीज यार, इसी समय चलो कर देते हैं। ठीक है, चलिए अब बताइए बराबर क्या हो जाएगा, बराबर। अब देखिए 10i इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 6i और 8j बचा, तो ये बचा सिंपली 6i प्लस 8j कैप। अब इसका यार कई बार बच्चों को डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में कंफ्यूजन होता है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होने देंगे, मजा आ जाएगा। देखो कैसे,
अब आपको इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखो इस वेक्टर का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लो। तो देखो ये मैं आपको वेक्टर में इसलिए पढ़ाया था इतने कायदे से। देखो कैसे निकलेगा इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो ये जो एस वेक्टर है मेरे पास, अब ये है सिंपली बेटा 6i + 8j कैप है। तो अब देखिए यार, मैंने अपनी लैंग्वेज में कुछ बातें बताई थी कि पहले जब भी इस वेक्टर को रीड करो ज्योमेट्रिकली तो हमेशा पैरेललोग्राम सोचा करो, पैरेललोग्राम लो, मजा आ जाएगा आपको। देखिए कैसे, ये रेफरेंस पॉइंट मान लो, तो 6 का मतलब इस डायरेक्शन में इसका 6 मैग्नीट्यूड है, ठीक, और 8 इसका जे डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड है ये, और इन दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लो से ये आपका एस वेक्टर है, दिस इज योर एस वेक्टर, और ये एस वेक्टर यहां से एंगल थीटा बनाएगा। तो अब इसमें सब आ गया। देखिए क्या क्या, अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, बताइए क्या आ जाएगा, √। दो तरीके, या तो आप यहीं से कह दो कि i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, अब या तो ये कह दो या सिंपली इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो बताइए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 + 64 बराबर कितना आ गया 10। और डायरेक्शन जो हो जाएगा, डायरेक्शन आपको ये बताना पड़ेगा। तो बताइए tan थीटा को क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या आ जाएगा 8/6 एंड दिस इज इक्वल टू 4/3, और तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाती है 53 डिग्री। क्लियर हो गया। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है, जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, 53 डिग्री बनाएगा। अब इस क्वेश्चन पर आते हैं जो हमने आपको बात बताई थी, क्यों इसी के लिए तो सारी कहानी सिखाई। अब देखिए जरा 1 मिनट में करोगे इसको आप। क्लियर हो गया, हटाएं, चलिए हटाते हैं। यार स्मार्ट बोर्ड का यूज करना धीमे धीमे सीख रहा हूं और मेरे हिसाब से काफी ठीक ठाक आ गया और बेहतर आ जाएगा। अब आपको ए से डी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड आउट करना था। तो एस, अब आपको बेटा एस ए डी निकालना है। तो एस ए डी बराबर, अब बताइए ध्यान से, तो ये जो वेक्टर है ए डी, क्या एक में, देखो एक में ये वेक्टर ले सकता हूं, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, तीन ही वेक्टर का सम तो है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, ए बी वेक्टर प्लस, फिर आप बी से सी वेक्टर कह सकते हैं, प्लस फिर आप सी से डी वेक्टर कह सकते हैं। इन्हीं तीन वेक्टर का सम तो ए डी वेक्टर है। तो बराबर बताइए क्या हो जाएगा, एस वेक्टर इक्वल टू, इसी को मैंने यहां से इनिशियल से फाइनल, ये जो वेक्टर है, ठीक, इसी को मैं एस ए डी कह रहा हूं, बराबर एस वेक्टर कह दो, ठीक, बराबर। अब बताइए ए से बी, अगर मैं इसको क्या मान लेता हूं, एक्स एक्सिस, इसको क्या मान लेता हूं, वाई एक्सिस, ठीक। तो इस एक्स वाला क्या होता है, आई कैप, ये क्या होता है बताइए, जे कैप। तो इसको क्या लिख सकता हूं बताइए, ए आई कैप प्लस, बताइए बी से सी को क्या लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखो, बी से सी में कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। बी से सी को क्या लिख सकता हूं बताइए, क्या बी से सी क्या जे कैप की तरफ है, देखिए कैसे, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ध्यान से देखिए, कई बार कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग समझते हैं वाई ऊपर है, नहीं वाई ऊपर नहीं है, ये जेड ऊपर होगा। क्योंकि देखिए ये क्रॉस प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं, मैं बता चुका था। अगर एक्स है, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अगर एक्स और वाई चूज कर लिया तो जेड किससे आता है, क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। अगर ये एक्स है वाई है तो एक्स क्रॉस वाई करोगे तो जेड ऊपर आएगा। तो बताइए अंदर की तरफ जा रहा है, अगर ये एक्स है, इसको मैंने ए आई मान लिया, तो ये क्या होगा बताइए, ये क्या होगा, ए जे कैप होगा। क्योंकि क्या देखिए ये लाइन जो गई होगी कैसे गई होगी, देखो ए ये गया होगा, तो बी से सी ये गया होगा, देखो बी से सी ये गया होगा, यार ये गया होगा, प्लीज दिखाई दे रहा है कैमरे में, ये बी से सी अंदर गया होगा, तो इधर गया है तो क्या होगा बताइए, ए जे कैप होगा, प्लीज यार। तो ए जे कैप प्लस, अब देखो ये ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखो, तो देखो ये एक्स, आराम से देख लो, ये एक्स, ये एक्स, ये वाई, ये जेड, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ए के कैप लिखा जाएगा, ठीक, ये ए के कैप लिखा जाएगा, ए के कैप, ठीक, ये ए के कैप आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो बताइए इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, बराबर √, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो एस वेक्टर का जो मॉड आ जाएगा वो आ जाएगा a√3। अब आप कहेंगे सर डायरेक्शन क्या आएगा, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन से आता है, याद है आपको, ठीक। तो अगर आपको एक्स एक्सिस के साथ इसका डायरेक्शन लिखना है, ये मान लो अल्फा लिखना है, तो कॉस अल्फा की वैल्यू बताइए क्या बताई थी हमने, डायरेक्शन कोसाइन से,
याद है आपको? तो डायरेक्शन कोसाइन से इसकी जो कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए अपॉन इसका एक्स कंपोनेंट ए एक्स अपॉन यहाँ पर आपको बताया था एस का रिजल्टेंट, तो ये आ जाएगा ए अपॉन ए रूट 3, ये इसका डायरेक्शन आ जाएगा डायरेक्शन कोसाइन से। इसी से लिखा जाता है जब वेक्टर 3D में होता है तो डायरेक्शन कोसाइन से दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। अब ए से बी का आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। प्लीज यार आप पॉज करके उतारना चाहो तो उतारो, सॉरी पॉज करके ट्राई करना चाहो तो ट्राई करना शुरू कर दो, काफी फायदा होगा। अब देखिए जरा इसका पहले मैं कंसेप्ट बताता हूं, पहले सर्किल का कंसेप्ट देख लो पहले। देखो किसी भी सर्किल में, ये वैसे मैं बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा आपको काफी डिटेल, किसी भी सर्किल में थोड़ा सा पढ़ लो। पर ये अगर एंगल होता है, ये एंगल ठीक, और एंगल ये होता है और ये होती है अब आर्क लेंथ। ये ए से बी क्या होता है? आर्क लेंथ। मान लो यहां से यहां तक की लेंथ एल है और ये इसका रेडियस होता है आर। तो इस रेडियस में, आर्क लेंथ में और एंगल में रिलेशन होता है, तो इसको कहते हैं थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यार ये बहुत छोटी क्लास में हर स्टूडेंट पढ़ लेता है, पर कई बार 11th या 12th पास करते करते भूल जाता है, जो भी कारण रहा हो, ठीक है। लेकिन जब ये डेफिनेशन लगाते हैं तो ये इन रेडियन होता है, ये ध्यान रखना, इन रेडियन। रेडियन का मतलब क्या होता है? ये आपने 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा होगा कि जो पाई रेडियन होता है उसकी वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होती है, ठीक। पाई रेडियन किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। या ये कहिए कि 180 डिग्री में कितना होता है? पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में बताइए कितना हो जाता है? पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाता है। ये फंडा होता है इसका, ठीक। तो ध्यान रखना, जब ये थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस लगाते हैं तो थीटा रेडियन में होता है। और ये देखो डायमेंशनलेस होगा, ध्यान रखना, ये थीटा कैसा होगा? डायमेंशनलेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये भी लेंथ होगा आर्क और ये भी लेंथ होगा, तो एक लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी दिमाग में रखना, ये डायमेंशनलेस होता है। ये छोटी सी बात ऐसे ही बता दी मैंने यहाँ पर, ये डायमेंशनलेस नंबर होता है क्योंकि आप लेंथ को लेंथ से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका कोई डायमेंशन नहीं आएगा। और जब आर्क अपॉन रेडियस लगाते हैं तो उस समय ये एंगल किस में होता है? रेडियन में होता है। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इतना उतारिए पहले, फिर मैं क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है। हटाएं। अब देखिए, फाइंड द डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब आपको सिंपली पाथ लेंथ बताना है, ये पाथ लेंथ बताना है। तो बताइए डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी जो हो जाएगा ये हो जाएगा आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ के बराबर होगा। और आर्क लेंथ को आप कैसे निकालेंगे? इसका रेडियस नहीं दिया हुआ है, चलो रेडियस मैं ले लेता हूँ 10 मीटर, चलो कुछ भी ले लो, इसका 10 मीटर ले लो। अच्छा, ये एंगल डिग्री में दिया है तो पहले आपको इसको किस में कन्वर्ट करना होगा? रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। तो अभी बताया था हमने 180 डिग्री में बताइए कितना रेडियन होता है? पाई होता है। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा? पाई अपॉन 180 डिग्री रेडियन हो जाएगा। तो बताइए 60 डिग्री में कितना हो जाएगा? फिर बताइए पाई अपॉन 180 इंटू 60 कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा पाई बाई 3 रेडियन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। ये बात क्लियर होगी बेटा? तो 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 3 रेडियन। अब आपको इसका लेंथ निकालना है, तो बताइए ए बी जो आर्क लेंथ होगा, ए बी आर्क अपॉन रेडियस कितना है? 10 मीटर में ले लिया बराबर। अब इसके एंगल की वैल्यू लिख दो, कितनी हो जाएगी बताइए? पाई बाई 3। तो आर्क ए बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10 पाई बाई 3 मीटर। क्लियर हो गया फंडा? इतना हो जाएगा ये। इसके बाद इसमें शायद पूछा डिस्प्लेसमेंट भी पूछा है, जरा डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्राई करो, डिस्प्लेसमेंट के लिए ट्राई करो, पॉज करके हटाएं इसको, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करें। चलो डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए इसमें एक कंसेप्ट यूज होगा, उसको जरा पहले मैं अलग से बता देता हूं। फिर देखिए इन एन
आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ध्यान से देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स बराबर होते हैं। तो देखिए अगर इस ट्रायंगल के दो साइड बराबर हैं, ये भी मान लो ए है, ये भी ए है, ये जो भी हो, तो अगर आप इसके वर्टेक्स से यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉप करते हैं, ये नॉर्मल ड्रॉप करते हैं, तो पता है इसको ये दो पार्ट्स में बांटता है। अगर यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई b होती तो ये अब दो पार्ट्स में, ये आधी लंबाई b/2 हुई। याद कर लो, ये कंसेप्ट कई बार यूज होना होता है फिजिक्स में, और ये भी यहाँ पे कितना होगा, b/2 होगा। तो पहले तो ये सीख लो कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर उसके वर्टेक्स से बेस पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल को दो भागों में बांट देता है। तो ये भी b/2 होगा, ये भी b/2 होगा। अब यहाँ पर मैंने क्यों इसको यूज़ किया है, जरा इसको समझ लेते हैं। इसलिए यूज़ किया है कि देखिए अगर मुझे ए से बी का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो ये तो हो जाएगी मेरी इनिशियल पोजीशन, जो अभी मैंने आपको पढ़ाई है सारी बातें, और ये क्या हो जाएगी बताइए, फाइनल हो जाएगा मेरा। यार सब आसानी से समझ में आ रहा होगा। और इनिशियल से फाइनल को जोड़ने वाला ये वेक्टर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि एक सर्किल की प्रॉपर्टी होती है, अगर ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगा, तो ये रेडियस और ये रेडियस दोनों बराबर हो गए, तो ये जो ट्रायंगल बनेगा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। इसलिए मैंने आपको बात बताई। अब मुझे इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो मुझे यही फंडा यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ये तो क्लियर है। चलिए समझा, निकाल देते हैं इसको फाइंड आउट कर देते हैं। देखिए कैसे। अब इस ट्रायंगल को जैसे मान लो इसका नाम मैंने ओ दे दिया, तो ओ बी ए को मैं फाइंड आउट कर लेता हूं। यहाँ पर ये मैंने ओ कह दिया, इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया। ओके, अब मुझे यही तो फाइंड आउट करना था, यही लेंथ तो फाइंड आउट करनी है, यही तो फाइंड आउट करनी है। अब मान लो इस लेंथ को मैंने एक्स कह दिया, ठीक। तो अब इसका तो मुझे पता था ये 10 था, ये 10 था, और एंगल कितना था, 60 डिग्री था। तो जब आप यहाँ से इस पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये नॉर्मल, तो बताइए इसको कितने में डिवाइड कर देगा, ये x/2 और ये भी कितना, x/2। क्लियर होगी बात, ठीक है, ये x/2 और ये भी x/2, ठीक। अच्छा ये एंगल कितना हो जाएगा बताइए, 30 डिग्री, ये भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब आप इसमें आसानी से डेफिनेशन लगा सकते हैं। बताइए अगर मैं इसमें sin 30 लिखूँ तो sin 30 बराबर क्या दिस अपॉन दिस हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज बनेगा, तो ये हो जाएगा x/2 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 20 sin 30, ये आ जाता है 10 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। ओके, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, आराम से कर लो, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 10। अच्छा डायरेक्शन को मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया क्योंकि इन सब क्वेश्चंस में मैग्नीट्यूड ही जनरली कैलकुलेट कराता है, बाद बाकी डायरेक्शन आएगा तब भी देख लेंगे, ठीक है। और एक आध क्वेश्चन करो इसमें, सर्किल वाले में। जैसे जनरल में हमको करना होता, जनरल में करना होता, मान लो ये होता, ये थीटा होता, ये रेडियस आर, ये रेडियस आर, और हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना होता ए से बी। ये ए होता, ये होता बी। तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ए बी। चलिए फाइंड आउट करो, पॉज करके ट्राई करो, नहीं तो फिर मैं कर देता हूँ। देखिए जरा कैसे करें, चलिए ठीक है। अब देखिए आप आसानी से देख लीजिए, इस ट्रायंगल में आप यही लेंथ तो आपको फाइंड आउट करनी है, तो उसी तरीके से अगर आप इस ट्रायंगल को बाहर निकाल लेंगे, ये ट्रायंगल आप बाहर निकाल लीजिए, इससे इस पर आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो ये जो एंगल होगा वो होगा θ/2, ये एंगल भी कितना होगा, θ/2। और अगर आपने इसको यहाँ से तक x कह दिया, इसको डिस्प्लेसमेंट को, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, x/2, ये भी कितना हो जाएगा, x/2, और ये रेडियस आर यहाँ पर है। ओके, तो बताइए कैसे फाइंड आउट कर देंगे, फिर लगा दीजिए आप इसमें sin θ/2 बराबर क्या आ जाएगा बताइए, x/2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, r। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे हिसाब से, और आपके हिसाब से भी 2 sin θ/2। फंडा क्लियर,
2r sin θ/2। कोई डाउट, दिक्कत ही नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं, लेकिन जब यही नहीं मजबूत होंगे तो आगे के कैलकुलेशन तो बहुत खराब हो जाएंगे आपके। अभी से करना सीखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए सवाल। पढ़िए क्वेश्चन। A particle start from origin, goes along the x-axis up to the point 20, 20 मीटर में दिया हुआ है, and then returns along the same line to the point -20, find the distance and displacement of the particle during the trip। एक बेसिक क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा पॉज करके, जो अच्छे बच्चे जो मेहनती हैं यार, यहीं से डिफरेंशिएशन आना स्टार्ट होता है अच्छे बच्चों में और गधे टाइप के बच्चों में। अगर आप अभी इस क्वेश्चन को पॉज करके ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि अब इतना कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया तो आपको मजा आ जाएगा धीमे से। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये मान लीजिए ओरिजिन है, ठीक। अब पहले पार्टिकल 20, 0 तक जाता है, तो ये 20, 0 तक गया। मान लीजिए ये मैंने यहां पर 20 कह दिया, ये लेंथ कितनी कह दी 20। ये लेंथ कितनी कह दी 20 मीटर। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है भाई, हमने क्या किया, इसको ओरिजिन ले लिया तो एक्स एक्सिस इधर ले लिया, ठीक। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने 20, 0। हाँ, मीटर में मेजर कर रहे हैं। एंड देन रिटर्न अलोंग द सेम लाइन। अब देखो, इसको थोड़ा सा समझाने के लिए मैं लाइन इसके जस्ट ऊपर ले लेता हूं या नीचे ले लेता हूं, ये ले लेता हूं इसको, और उसी लाइन के अलोंग लौटता है और फिर कहां तक जाता है, फिर जाता है इधर -20। क्योंकि देखो यहां पर -20, 0 होगा, ठीक। ये आपका y एक्सिस होगा यहां पर, ठीक। तो यहां पर ये पॉइंट कितना हो जाएगा -20, 0। तो ये जो लेंथ होगी ये भी कितनी होगी 20 होगी। अब बताइए, अब आपसे क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा है। तो एक बात बताइए पहले आप मुझे, क्या ये इसकी इनिशियल पोजीशन हो जाएगी, ये हो जाएगी इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और ये बताइए क्या होगी, फाइनल पोजीशन हो जाएगी, दिस इज फाइनल पोजीशन, ठीक है। यार स्मार्ट बोर्ड पर थोड़ा आराम से लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगी फाइनल पोजीशन, लेकिन कोई नहीं, हम आराम से पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्पीड एक साइलेंट है, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है तुम्हारे गुरुजी को कि चीज़ों में अटकते भटकते नहीं, तो स्मूथली चलती रहती, ठीक है। अब बताइए डिस्टेंस, तो यार मैंने आपको बताया था सीधे पाथ लेंथ होता है, तो पहले आप ये लंबाई नापेंगे, फिर ये नापेंगे, फिर ये नापेंगे, तो डिस्टेंस तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा 20, 20 और 20, 60 मीटर। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो तो सीधे सीधे 60 मीटर आएगा। ये बात क्लियर होगी। और डिस्प्लेसमेंट होता है यार हमेशा इनिशियल से फाइनल। तो अब यहां पर उसकी जरूरत नहीं है कि ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर। अब जिद मत पकड़ लेना सर हमें वही सिखाओ, अरे काहे घबरा रहे हो, इतनी लंबी फिजिक्स है, जैसे चाहोगे वैसे सीखते चले जाओगे, लेकिन इतनी स्मार्टनेस का यूज भी तो करो कि यहाँ पर ये बेहतर है तो वही करो जो बता रहे हैं यार, इतने अनुभव के बाद चक्कर में ना पड़ो। अरे होने को तो उससे भी होना है, पर अभी मौके की नजाकत देखते हुए जो सबसे आसान है उसको करके आगे बढ़ो, टू जस्ट गेन सम कॉन्फिडेंस। काय टेंशन ले रहे हो, सब आता है। तो ये इनिशियल ये फाइनल, तो अब मुझको ये वेक्टर चाहिए इनिशियल से फाइनल वाला, ये वेक्टर एस। तो बताइए क्या हो जाएगा, एक तो मैग्नीट्यूड लिखना है वही हमेशा की तरह, इसको भी सीख लो, बार बार सिखा रहा हूं, और डायरेक्शन लिखना है। तो एस वेक्टर इक्वल टू, बताइए मैग्नीट्यूड तो यही 20 हो जाएगा, और वो तो कभी नेगेटिव होता नहीं, ये 20 हो जाएगा। देखो फंडे को। अब डायरेक्शन लिखनी है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल से फाइनल होती है, तो ये डायरेक्शन होगा। और ये डायरेक्शन बताइए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से क्या माइनस आई कैप होगा। तो ध्यान रखना, मैम 20 पे कुछ गधे टाइप लोग माइनस यहाँ लगा देते हैं, गलत है, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा। डायरेक्शन कहाँ लगेगा बताइए, यहाँ लगेगा माइनस आई कैप। हाँ, उसको फिर लिखने को आप ऐसे लिख दीजिए -20 आई कैप, वो एक अलग बात है, लेकिन ये जो माइनस आया है वो आई का माइनस है, ये वाला। फंडा क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पढ़िए क्वेश्चन। पढ़िए क्वेश्चन, देखिए। अब देखिए यहां पर देखो, फिर आपकी मजबूरी होगी। अ कार मूव्स फ्रॉम ओ टू डी अलोंग द पाथ ओ ए बी सी डी। ओ से डी कार मूव करती है, ओ से डी, तो देखो ऐसे जा रही है कार, ओ से डी,
ऐसे ओ से डी, क्लियर, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ओके। अब आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फिर से आ जाता है, डिस्टेंस पहले फाइंड आउट कर देता हूं, ठीक है। डिस्टेंस तो सिंपली पाथ लेंथ आ जाएगा, हैंग कर रहा है थोड़ा सा, डिस्टेंस सिंपली पाथ लेंथ आ जाएगा, हैंग कर रहा है हल्का सा वर्ड, ठीक है। डिस्टेंस, यार ये मत सोचना कि स्पेलिंग गलत लिख दी, मैं बार बार ई बना रहा हूं, समझ रहे हो ना, वो हट रहा है वहां से, ठीक, बराबर। डिस्टेंस सिंपली पाथ लेंथ आ जाएगा, तो देखो 8 इधर और 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 1 17, तो सिंपली 17 किलोमीटर आएगा। अब डिस्प्लेसमेंट, अगर अब तुम यहां पे सोचो डिस्प्लेसमेंट होगा इनिशियल से फाइनल, ये देखो अब अपने आप देखो मजा आएगा। अगर अब आप ये सोचो कि सर यहां पर हम पहले ये निकालें, वो आसान होगा? नहीं, ये आसान नहीं होगा, इसको आप उससे निकालें, किससे, कि एस वेक्टर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये करेंगे तब आसान होगा। अपने आप देखो मौके की नजाकत यहाँ यही थी, तो यही करना आसान है, ओके। तो देखो सीधे सीधे लिखेंगे, बताइए, इसको तो हटाई दें, मौके की नजाकत भी पहचानो क्वेश्चंस में। बताइए एस वेक्टर बराबर क्या आसान होगा, बताइए, ये होगा सिंपली, या थोड़ा बोर्ड हैंग कर रहा है, ठीक है, ओ ए वेक्टर प्लस ये आ जाएगा ए बी वेक्टर प्लस फिर आ जाएगा बी सी वेक्टर प्लस, थोड़ा हैंग कर रहा है भैया बोर्ड, बी सी प्लस सी डी वेक्टर, ठीक, प्लस क्या आ जाएगा बताइए, सी डी हो गया खत्म, यही हो गया। अब सबको वेक्टर फॉर्म में लिख दो, इससे आसान नहीं होगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना, नहीं तो समझ लो डिस्टर्ब हो जाओगे, जैसे बता रहे हैं वैसे चीजें सीख लो। अभी मैं, आप मेरे तरीके से ना करो और नॉर्मल वे में सॉल्व करके देख लो, आपको दिक्कत ना आ जाए तो बताना। और एग्जाम में तो 1-1 नंबर 2-2 नंबर के ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब बताइए ओ ए वेक्टर लिखेंगे तो स्टैंडर्ड अपना वही मान लेंगे, इधर एक्स इधर वाई, ठीक, और इसको आई कैप कह देते हैं, ओके। तो बताइए क्या लिखा जाएगा, 8 आई कैप प्लस, अब बताइए ए से बी क्या -4j वेक्टर होगा, बिल्कुल होगा, -4j वेक्टर प्लस -4j वेक्टर, हैंग कर रहा है देखो अपने आप हट जाता है, मैंने बनाया था ब्रैकेट, और अब दोबारा कोई बात नहीं। अब बी से सी बताइए क्या होगा, अब भाई ये -i क्या लोगे तो हो जाएगा -4i, ठीक, प्लस -4i। अब देखिए सी से डी ये प्लस जे क्या लूंगा तो ये आ जाएगा +1 k कैप, सॉरी 1 j कैप। अब जरा इसको फाइंड आउट कर दो, बराबर। अब देखो इतना तो वेक्टर में जानते ही हैं, आई को आई के साथ जोड़ते हैं क्योंकि ये नॉन कोलिनियर वेक्टर होते हैं, आई एक्स एक्सिस में होता है, जे वाई एक्सिस में, तो नॉन कोलिनियर वेक्टर कभी भी नहीं जोड़े जा सकते, मतलब वेक्टर वही सीधे सीधे जोड़े जाते हैं जो सेम डायरेक्शन में हो। अलग अलग डायरेक्शन के वेक्टर को वेक्टर मेथड से ही जोड़ा जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक। तो आई को आई के साथ जोड़ो तो 8i यहाँ पर है और एक -4j यहाँ पर है, तो ये आ जाएगा 4i प्लस -4j और ये आ जाएगा -3j का, ये आएगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। क्लियर, देखो 8i और यहाँ पर आ जाएगा -3j। अब इस वेक्टर का डायरेक्शन रीड करना है, यार वेक्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया था और उसका यूज समझो, पर ये मत सोचना कि सर बार बार आप वेक्टर बोल देते हैं, अभी तो वेक्टर पढ़ा नहीं है। अरे तब भी बता तो पूरी बात रहा हूं, पर जो मेहनती बच्चे उनके लिए बोलने में क्या दिक्कत है, पूरी बात बता रहा हूं, समझो। अब आपको इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों फाइंड आउट करने, तो देखो इसको मैं हटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है, जगह नहीं है। देखो देखिए कैसे, अब मैंने कहा था जब भी आपको इसको रीड करना हो हमेशा क्या सोचना है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही सोचना है, अदरवाइज आपको 100% दिक्कत होने वाली है, ठीक। देखिए कैसे, ये पॉइंट मानिए 4i का मतलब ये वेक्टर और -3j का मतलब ये वेक्टर नीचे की तरफ, ये 3 यूनिट,
और जो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा वो इन दोनों का ही है, ये। और ध्यान से देखो यहाँ पर यही आया, क्लियर हुआ। इसका डायरेक्शन अगर आपको हॉरिजॉन्टल से मान लो थीटा फाइंड आउट करना है तो यहाँ पर ये थीटा आ गया ना, मजा, कोई दिक्कत तो नहीं आई। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो सिंपली क्या हो जाएगा बताइए, एस वेक्टर बराबर अंडर द रूट, बताइए ये आ जाएगा 16 और प्लस 9 बराबर कितना आ जाएगा 5। और डायरेक्शन देखेंगे तो टेन थीटा से फाइंड आउट कर देंगे, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना है 3/4। और ये भी अब ये मत कहना 3/4 की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, बताइए कितनी होती है 37 डिग्री होती है, क्लियर। अब बोर्ड हैंग कर रहा है, वो दो बिंदी नहीं वो एक ही है, ठीक याद रखना, क्लियर। चलिए पॉज करके उतारो आराम से, पॉज करके उतारिए आराम से। चलिए ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लीजिए, बहुत आसान है। अ पार्टिकल गोज अलोंग अ क्वार्टर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 10 मीटर फ्रॉम ए टू बी, ए से बी में क्वार्टर सर्किल में जाता है, ये सर्किल का पार्ट है। ये पार्ट ऑफ सर्किल है, ठीक है, थोड़ा बोर्ड हैंग करने लग गया, ठीक है। ये आपको होमवर्क में लिख लो क्वेश्चन, ठीक। एक ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लो, ऑन एन ओपन ग्राउंड, आराम से लिख लो, पॉज करके लिख लो। अ पार्टिकल फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल एट द थर्ड, सिक्स्थ एंड 8th टर्न, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ी मैं आपको हिंट दे देता हूँ एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ी हिंट दे रहा हूँ लेकिन आपको घर से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, करना घर से ही इस क्वेश्चन को। देखिए क्या है कि देखिए एन ऑन एन ओपन ग्राउंड, ओपन ग्राउंड का मतलब प्लेन हो गया, प्लेन में, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। अब पार्टिकल फॉलोज अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब जैसे मैं यहाँ से चला, ये चलते चलते लेफ्ट में इधर मुड़ूंगा, कितने 60 डिग्री से, कितने से 60 डिग्री से। तो देखो अगर कोई ओरिजिन से चला है तो देखो अगर यहाँ से चला ये, ठीक है, तो यार बोर्ड हैंग कर रहा है, इसको होमवर्क में आप कर लेना, ठीक है। फिर अगली क्लास में और बेहतर चीज़ आ जाएंगी, ये क्लास यहाँ पे ख़त्म भी होती है। और अब आप इसके सारे क्वेश्चंस लगाइए, असाइनमेंट होगा नेक्स्ट क्लास में, तो असाइनमेंट देखिए मैं आपको भेजता हूँ, नहीं तो क्लास में पूरा डिस्कस करूँगा, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहो, ठीक, चलिए।